हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 18 अगस्त 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़, एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इकोनॉमी पेज से इंपॉर्टेंट सेक्शन और जो स्पोर्ट्स से है एक दो न्यूज़ वो वर्ल्ड पेज की समरी। ओके, तो चलिए देखते हैं न्यूज़। सबसे पहले हम बात करेंगे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इसकी मीटिंग की बात चल रही है। मुद्दा क्या है? काबुल में अभी तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है और पाकिस्तान और चाइना का क्या सीन रहेगा उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए। दूसरी जो न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे उनमें से यहाँ पर आप देख सकते हो, इन दोनों न्यूज़ की समरी लेंगे। एक में तो पेगासस मुद्दे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या कहा है, दूसरा कि जो जजेज़ हैं उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि उनके लिए फोर्स डिप्लॉय करे, ये जानेंगे। और फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है जिसको हम डिटेल में देखेंगे वो ये है कि बिहार, जो कि जब जल जीवन मिशन 2019 में लॉन्च हुआ था उस टाइम पे बॉटम 5 में कंसिडर होता था, बॉटम 5 की काउंटिंग में आता था, वो अब अपनी परफॉर्मेंस को इतना राइज कर चुका है कि अब वो टॉप 4 में आता है, जानेंगे इसको। इसके अलावा इंडिया ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए इमरजेंसी ई वीज़ा का प्रोविज़न किया है, जानेंगे पूरी डिटेल इस आर्टिकल के थ्रू। इसके अलावा राजस्थान स्पेसिफिक दो न्यूज़ है, दोनों को हम सबसे लास्ट में देख लेंगे। इसके आगे पेज नंबर 4 से हम देखेंगे दो आर्टिकल्स को। एक तो जानेंगे मणिपुर में जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उन्होंने ये कहा है कि मणिपुर को डिस्टर्ब्ड एरिया के स्टेटस से विड्रॉ करो, क्या है इसके पीछे पूरा सिनेरियो जानेंगे। दूसरा, गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट को ये कहा है, गुजरात हाईकोर्ट को, कि इंटरफेथ मैरिज को बैन करने का कोई प्रोविज़न नहीं है, जो हमने नया अमेंडमेंट लाया है, ठीक है। हम चाहते हैं कि कोई भी फोर्सफुल कन्वर्जन ना हो, जानेंगे क्या है मुद्दा। इसके अलावा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने दो लड़कियों को पकड़ा है, वैसे लेडी हैं दोनों, ठीक है। एक की उम्र है 23 ईयर्स, एक की है 27 ईयर्स। वो आईएस मतलब इस्लामिक स्टेट के लिए फ़ंड राइज कर रही हैं और दोनों जाकर के फिर आईएस में ज्वाइन करना चाह रही हैं, ठीक है। ये चीज़ बताई जा रही है। तो देखो इंडिया के अंदर ये चीज़ अभी भी प्रेवलेंट है, ठीक है। बस वही बात है कि अभी अंडर द टेबल या पता नहीं पड़ रहा है, इतना सही है। बाकी ये चीज़ें रिपीटेडली हो रही हैं और अभी तक भी ख़त्म नहीं हुई है। आईएस का जो थ्रेड है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। आगे चलते हैं। तालिबान के मुद्दे को लेकर के यूएस और चाइना के जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में बात हुई है, क्या बात हुई है वो जानेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे एक्सप्लेन पेज पे दो आर्टिकल्स, ठीक है। वीडियो पॉज ही रह गया था, मुझे पता ही नहीं पड़ा, खैर कोई नहीं। अफगानिस्तान में तालिबान का रूल अभी स्टार्ट हो रहा है, तो क्या वहाँ पर अभी प्रोविज़न चल रहे हैं, वहाँ के एंथम में या म्यूज़िक को लेकर के तालिबान का क्या स्टैंड रहता है वो जानेंगे। इसके अलावा आप देखोगे कि यूपीए गवर्नमेंट ने जो ऑयल बॉन्ड्स लॉन्च किए थे उनके पीछे वजह क्या थी और क्यों एनडीए गवर्नमेंट अभी इस चीज़ को लेकर आर्ग्यूमेंट दे रही है, जानेंगे पूरा डिटेल में। इसके अलावा इकोनॉमी पेज पे दो तीन न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, अभी आरबीआई ने पहली बार लॉन्च किया है, पूरी डिटेल जानेंगे, इस पे क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। दूसरा, जो डीटीईपी स्कीम है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। दो चीज़ें हो गई। तीसरा हम जानेंगे कि आरबीआई की जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट है उसको पब्लिक करने से संबंधित है, क्या है पूरा मुद्दा वो जानेंगे। और एक छोटी सी चीज़ यहीं पे ख़त्म हो जाती है, दैट इज़ स्टेट ऑफ इकोनॉमी। ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? तो आरबीआई, ठीक है। तो स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट आरबीआई रिलीज करता है। इसमें क्या पता पड़ा है? बस इतना सा कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ है ना धीरे धीरे अपनी वो प्री पेंडेमिक सिचुएशन में आने की कोशिश कर रही है और अच्छी बात भी है इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसके अलावा स्पोर्ट्स की एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको यही बता देता हूँ पहले ही। उसमें बताया जा रहा है कि उड़ीसा गवर्नमेंट है ना, वो हॉकी को आने वाले 10 सालों के लिए स्पॉन्सर करने वाली है, ठीक है। क्योंकि हॉकी आप पता है कि ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई है हमारी मेंस हॉकी टीम, ठीक है। वुमेन्स हॉकी टीम तो फिर भी जो ब्रॉन्ज मेडल वाला कंपटीशन था उसमें ब्रिटेन से हार गई थी, पर मेंस ने ब्रॉन्ज जीता था, ठीक है। अब देख लेते हैं जितना भी हमारे पास में कंटेंट है उसको डिटेल में। तो फर्स्ट आर्टिकल है, सीसीएस की मीटिंग होनी है, ये अगला कदम क्या होना है उससे रिलेटेड। और इसमें देखा ही जाएगा कि काबुल में अब पाकिस्तान और चाइना का क्या रोल रहने वाला है, ठीक है। तो देखो वैसे तो इंडियन एम्बेसी के जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे, इंडियन जो भी गवर्नमेंट के इंडिविजुअल्स थे जो डिप्लॉयड थे काबुल में, उन लोगों को देखो वापस लेके आया जा चुका है, ओके। ये यहाँ पे आप देखो ग्लोब मास्टर जो हमारा प्लेन है एयरक्राफ्ट, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट, उससे जो एम्बेसी में काम कर रहे थे इंडियन डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स उनको एक बार निकाल लिया गया है और वो सुकून में है अभी, अच्छी बात है ये। अब देखो ये है
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है ना, वो अब मीटिंग को चेयर करेंगे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के ऊपर, क्योंकि अभी क्या है कि अभी अफगानिस्तान में जो सिचुएशन चल रही है वो, और साथ में वहाँ पर चाइना और पाकिस्तान का क्या रोल रहने वाला, उसको लेकर के आगे क्या कदम उठाने चाहिए इंडिया को, उस पर बातचीत होगी। तो इस मीटिंग को कौन कौन अटेंड करेंगे वो चीज़ें तो देखो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती नहीं है। मेन तो इतना सा है कि कैबिनेट कमेटी ऑन मतलब कैबिनेट कमिटीज़ के बारे में आप एक बार रीड आउट करोगे, बार बार ये आती रहती हैं कैबिनेट की कमिटीज़ के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इसको अब की बार चेयर कौन कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। इसके अलावा अगर दूसरी न्यूज़ की बात करें, वो उनकी भी हमें समरी लेनी है कि पेगासस केस के अंदर बहुत सारी पिटिशंस लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि सेंट्रल जो है वो विजिलेंट हो रहा है बहुत ज़्यादा, और राइट टू प्रिवेसी को बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। जो आर्टिकल 21 में पुट्टा स्वामी केस में 2017 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दी थी कि राइट टू प्रिवेसी ये फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 जिसमें राइट टू लाइफ विद डिग्निटी उसी का पार्ट है बोले। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बिल्कुल फोर्स नहीं करेंगे कि आप अपनी पूरी जो डिटेल्स हैं वो एक्सप्लिसिटली एक्सपोज करो सबके सामने, पर एटलीस्ट आप बताओ तो सही, ऐसा तो कुछ आंसर दो कि क्यों आपने पेगासस जो मैटर है, पेगासस जो है स्पाईवेयर वो डिप्लॉय किया, क्योंकि ये चीज़ तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो एनएसओ ग्रुप है जिसने ये पेगासस स्पाईवेयर डेवलप किया, उस ग्रुप का यही बोलना था कि हमने जो भी स्टेट एजेंसीज है ना उन्हीं को ये स्पाईवेयर बेचा है। तो इंडिया में इस स्पाईवेयर का यूज़ करना, इसका मतलब कौन हो गया? स्टेट एजेंसीज, का मतलब गवर्नमेंट की ज़रूर पकड़ रही है उसमें। तो यही बात है मेन। तो इसमें बोला गया है कि आप एफिडेविट दो जिसमें आप डिटेल प्रोवाइड करो, पर हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि उस एफिडेविट में आप ऐसी डिटेल्स भी अवेल कर दो जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए घातक हो। तो नेशनल सिक्योरिटी को तो आप टॉप पे रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत बात बोली है किसने? एक बेंच जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना जी, उन्होंने ये बोला कि आप ऐसी इन्फॉर्मेशन तो दो, आपने ऐसा किया क्यों? हाँ, चाहे आप चीज़ों को इतना ज़्यादा ओपनली मत बनाओ जिससे कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी को ही कोई कुछ प्रॉब्लम होने लग जाए, ये बात बोली गई है। दूसरा, आपको पता है झारखंड में अभी एक रिसेंटली आपको पता है एक केस आया था जिसमें झारखंड में सेशन जज जिनका नाम था उत्तम आनंद, उनको धनबाद में एक रिक्शा से अटैक करके, मतलब उनको एक्सीडेंट करके उनको मार दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो रिपोर्ट थी न्यूज़पेपर में जैसे हम पढ़ रहे हैं उस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जजेस ने देखा, और मेन तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना ने देखा, तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, मतलब खुद से चला करके स्वतः संज्ञान लिया उन्होंने कि जो जजेस हैं उनकी सिक्योरिटी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा सुप्रीम कोर्ट को कि देखो जी, जजेस का जो मुद्दा है ना ये स्टेट वाइज वेरी करता है। अब यहाँ पर झारखंड के सेशन जज के ऊपर अगर अटैक हुआ है तो इसमें मुद्दा कहाँ का है? झारखंड से एसोसिएटेड ही है। तो झारखंड की स्टेट गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है, दैट मीन्स स्टेट्स के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि वो जजेस के लिए प्रोटेक्शन इंश्योर करे, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ में ये भी कहा कि जजेस की सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर करने के लिए स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर तो स्टेट ये कह के अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते, अपने आप को दूर नहीं कर सकते इस मैटर से कि हमारे पास में फंड्स की शॉर्टेज है, नहीं, आपको सिक्योरिटी जजेस की इंश्योर करनी होगी अगर इसी तरीके से केसेस आते रहे। तो ये मुद्दा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो मना कर दिया कि बोला हमारा डोमेन नहीं है या फिर हमारा इतना ज़्यादा मुद्दा नहीं बनता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को बोल दिया कि अब यह आपकी ड्यूटी है, और स्टेट्स को ये भी बाउंड कर दिया कि आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास फंड्स की कमी है इसलिए हम सिक्योरिटी दे नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि जल जीवन मिशन देखो 2019 में लॉन्च हुआ था, जब ये सेकंड टेन्योर शुरू हुआ था ना मोदी गवर्नमेंट का, तब तो उस टाइम पर बिहार की रैंकिंग हुआ करती थी, जो टैप वाटर अवेलेबल होता है ना गाँव में उनके लिए, उस रैंक में बिहार बॉटम 5 में था, जो कि अपनी रैंक को इंक्रीज करते हुए 2 साल हो गए 2019 के बाद में 2021 तो टॉप 4 में आ गया है। तो ये अपने आप में काबिल तारीफ परफॉर्मेंस है। अब देखते हैं डिटेल इसकी। देखो बिहार जो है अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया, और रूरल टैप वाटर कनेक्शन की जो फैसिलिटी अवेल करने की बात की गई थी जल जीवन मिशन के तहत, जो कि एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो बिहार ने अपनी परफॉर्मेंस इतनी शानदार दी है। जब आप देख सकते हो 1.84% हाउस होल्ड्स के पास में वाटर टैप कनेक्शन था
ठीक है, जो बढ़कर के कितना हो गया 86.96%। तो ये अपने आप में काबिल तारीफ चीज़ें हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो कि जेजेएम डैशबोर्ड पोर्टल है, उसके ऊपर ये डिटेल अवेलेबल है। अभी ट्यूसडे को देखा गया तो लगभग 4.73 करोड़ टैप वाटर कनेक्शन है ना, वो प्रोवाइड किए गए हैं 2019 से लेकर अब तक। मतलब जल जीवन मिशन जब से लॉन्च हुआ है तब से अब तक बिहार में कितने गांवों के अंदर नल के कनेक्शन दे दिए गए? 4.73 करोड़। जो शुरुआत में कितने थे 2019 में? केवल 1.46 करोड़। तो ये बहुत ही अच्छा है। अब आप देखो ये जल जीवन मिशन जो था, इसमें मेन काम क्या था कि फंक्शनल हाउस होल्ड टैप वाटर अवेल कराना। दैट मीन्स नल का कनेक्शन दे दिया, केवल कनेक्शन दे के छोड़ना नहीं है, उसमें पानी भी सप्लाई करना है कंटिन्यूअस बेसिस पे। ये चीज़ इंश्योर करनी थी। इसके अलावा सारे गांव के जितने भी घर हैं उनको और फिक्स क्या किया गया था 2024 आते आते, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिपेंडेंस डे स्पीच 2019 का जो 15 अगस्त का दिन था ना, उसमें ये अनाउंस किया था। अब जब ये लॉन्च हुआ था तब बिहार में क्या था ये हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। इसके अलावा बॉटम में जो स्टेट्स हैं उस टाइम आप देख सकते हो, उत्तर प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल और मेघालय, ये बहुत बुरा परफॉर्म कर रहे हैं चारों स्टेट। यहाँ पे आप देख सकते हो वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम, ये अभी भी बहुत गंदा परफॉर्म कर रहे हैं, अभी तक भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। और बेस्ट परफॉर्मर्स में से, ये तो पुअर परफॉर्मर है, बेस्ट परफॉर्मर में से गोवा, ठीक है। बिहार से अच्छा परफॉर्म करने वाले कौन कौन से स्टेट्स हैं? गोवा हो गया, तेलंगाना हो गया, हरियाणा हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो ये लिस्ट हमारे पास में, गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, फिर बिहार का रैंक आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ बताई जा रही है। और नीतीश कुमार जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, उनका भी एक टारगेट लिया हुआ है 7 निश्चय। 7 निश्चय मतलब 7 प्रोमिसेस। उनमें एक ये भी था कि हर घर नल का जल, ये एक टारगेट लिया हुआ था। और ये ही थीम है मेन किसकी? जल जीवन मिशन की, हर घर नल का जल। ये पूछा जा सकता है जल जीवन मिशन का कि थीम क्या है, मेन जो कोट है, मोटो क्या है वो, ओके। इसके अलावा हम देखें तेलंगाना ने तो अच्छा परफॉर्म किया ही है। 29% टैप वाटर अवेलेबल था गाँव के अंदर, जिसको 100% तक लेके चले गए, बहुत ही अच्छी बात है। 3 यूनियन टेरिटरीज जिनमें पुदुचेरी, अंडमान निकोबार और दादरा एंड नगर हवेली और दमन दीव, इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और 100% अब रूरल हाउस होल्ड के पास में टैप वाटर अवेलेबल है। इसके अलावा जो प्रॉस्पेरस स्टेट्स हैं जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वो बिहार से आप कह सकते हो कि कोई ज़माने में आगे रहा करते थे, अब पीछे हो गए हैं। बिहार इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, इनकी बात हम देख ही चुके हैं कितना बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। या फिर जो यूटीज़ हैं उनकी बात करें तो लद्दाख सबसे बुरा परफॉर्म करता हुआ दिखा, केवल 12.54% रूरल हाउस होल्ड को वाटर सप्लाई हो रही है टैप के थ्रू, ठीक है। जल जीवन मिशन को इम्प्लीमेंट कर रही है यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री, और उसके मिनिस्टर कौन है? गजेंद्र सिंह। उन्होंने देखो यूपी पे बड़ा फोकस किया, पर यूपी अभी तक भी अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ओके। आगे चलते हैं, इसी पेज पे है दूसरी न्यूज़, वो भी हम यहीं पे कंटिन्यू कर लेते हैं। वो न्यूज़ है देखो, अफगानिस्तान के लोगों को वहाँ से जान बचाने के लिए, निकलवाने के लिए इंडिया ने अब देखो इमरजेंसी ई वीज़ा का प्रोविज़न स्टार्ट कर दिया है अफगानिस्तान के लोगों को, जिससे कि फास्ट ट्रैक बेसिस पे जल्दी से जल्दी उनको वीज़ा अलोकेट किया जाए। क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का डर है अफगानिस्तान में, क्योंकि लगातार हज़ारों लोग इस चीज़ को लेकर के बड़ी डर में हैं कि तालिबान जो है अब उनको मार सकता है। तो ये जो वीज़ा रहेगा ना, इसको फास्ट ट्रैक इसलिए बोला गया है, जल्दी से जल्दी इमीडिएटली उनको अलोकेट करना। क्योंकि अब देखो इंडिया की एम्बेसी तो वहाँ पर है नहीं, ठीक है, अफगानिस्तान में, क्योंकि एम्बेसी के जो पर्सनल्स थे उनको तो निकाल के लेके आ गए हम लोग यहाँ पे। तो अब उनको ऑनलाइन बेसिस पे ई वीज़ा पे, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली उनको आप वीज़ा अलोकेट करोगे। और ये वीज़ा वैलिड कितना होगा? 6 महीनों के लिए, ठीक है। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है तालिबान का इंडिविजुअल मांगनी शुरू कर दे और टेररिज्म को प्रमोट करने का भी माहौल हो सकता है, एक टारगेट हो सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक नोटिफिकेशन इशू किया गया है, उसमें बोला कि सिचुएशन जो है अफगानिस्तान में वो सही नहीं है, तो हम एक नई कैटेगरी का इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा स्टार्ट कर रहे हैं और उसको बोला जा रहा है ई एमरजेंसी एक्स मिस्क वीज़ा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ई एमरजेंसी एक्स मिस्क वीज़ा ये कब और कौन सी मिनिस्ट्री अलोकेट कर रही है? तो मिनिस्ट्री तो आपको समझ में आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और साथ साथ में ये किसके लिए अलोकेट किया गया? अफगानिस्तान के लोगों के लिए, जिससे कि उनको आसानी से हेल्प की जा सके। देखो एक्स मिसलेनियस, जिसका शॉर्ट फॉर्म हो गया एक्स मिस्क, ये वीज़ा कोई पहली बार नहीं अलोट किया जा रहा है, ये फॉरेनर्स को पहले भी अलोकेट किया जा चुका है। और ये फॉरेनर्स को उनको अलोकेट किया जा रहा है
कि जिनके बारे में हमारे यहाँ पर वीज़ा रूल्स में कोई मेंशन नहीं किया हुआ, जैसे अचानक से अब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ गया, तो ऐसी सिचुएशन कोई पहले थोड़े ना ध्यान में रखते हैं। तो इस तरीके का वीज़ा अलोकेट करने के लिए कोई कैटेगराइजेशन नहीं है इंडिया में। तो ये हो गया मिसलेनियस, विविध। विविध का मतलब जो आपने एक तरीके से एक्सपेक्ट नहीं किया या फिर कैटेगराइजेशन में नहीं डाला, तो अब उस कैटेगरी में आप वीज़ा इशू कर रहे हो, इसलिए एक्स मिस्क नाम दे दिया गया इसको, ठीक है। एप्लीकेशन को देखो, आपको पता ही है सिक्योरिटी एजेंसीज पहले क्लियर करेगी, फिर उसके बाद में आगे अप्रूवल बैठेगा, ठीक है। ये बार बार चीज़ें बताई जा रही है। इसमें आप देख सकते हो कि वीज़ा अगर ग्रांट किया जा रहा है कि 180 दिन, 6 महीने के लिए तो अलोकेट दिया जा रहा है। अब मान लो कि 6 महीने से ज़्यादा भी अगर कोई रहना चाहता है, कोई फॉरेनर इस तरीके के एक्स मिस्क ये जो वीज़ाज है उनके बेसिस में इंडिया में, तो उनको देखो रजिस्टर करना होगा खुद को किसके साथ में, FRRO या फिर FRO के साथ में। 14 डेज़ के अंदर अंदर, 6 महीने हो जाएंगे ना, तो 14 दिन के अंदर अंदर उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा। और ये वीज़ाज है ना, ये ना तो एक्सटेंडेबल है और ना कन्वर्टेबल है। मतलब एक बार हो गया तो एक्सटेंशन अगर मिल चुका है तो फिर उसके बाद में फर्दर एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, ये चीज़ बताई जा रही है। ओके, तो मेन जो चीज़ें थी वो हमने देख लिया। बाकी तो देखो टाइम बताएगा आगे कितना लोग आ रहे हैं कितना नहीं जा रहे हैं। और एक चीज़ यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अफगानिस्तान को अब हमने एक कैटेगरी में डाल दिया है। उस कैटेगरी को बोल दिया द प्रायर रेफरेंस कैटेगरी। अब वीज़ा अलोकेट करते टाइम पे जब ये प्रायर रेफरेंस कैटेगरी में अगर किसी कंट्री को डाल दिया ना, तो वहाँ से जो लोग भी आएंगे ना, उनको पहले क्लियरेंस लेनी पड़ेगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, क्योंकि सिक्योरिटी इशू के चलते उनको प्रायर रेफरेंस कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है। इस कैटेगरी के अंदर ऑलरेडी कौन कौन से कंट्रीज हैं वो देख सकते हो, पाकिस्तान, इराक, सूडान। और पाकिस्तानी ओरिजिन के जो फॉरेनर्स हैं या फिर स्टेटलेस पर्सनस हैं, जैसे कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जिसका कोई कंट्री ही मेंशन नहीं कर रखा, वो लोग। तो ये जरूर आप ध्यान रखोगे, प्रायर रेफरेंस कैटेगरी, ठीक है ना, ये पूछा जा सकता है। तो इसमें कौन कौन से नेशनल्स हैं जिनसे सिक्योरिटी थ्रेट है हमें, तो उनको चेक करना होता है। अब अफगानिस्तान पहले तो नहीं थी इतनी प्रॉब्लम, पर प्रॉब्लम अब क्या, तालिबान के वहाँ पर रूलिंग आ गई है, तो थोड़ा हमें संभल करके आगे चलना पड़ेगा, रिस्क नहीं ले सकते ना, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। आगे चलते हैं। फिर न्यूज़ आ गई है, राइट पैनल दैट मीन्स ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ मणिपुर ने गवर्नमेंट से ये कहा है, मणिपुर की सरकार से, आप डिस्टर्ब्ड एरिया का स्टेटस अपने स्टेटस से हटा दो। बोले कि इसके चलते क्या होता है कि हमारे यहाँ पर डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया ना, तो इसके चलते यहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है। ये बात बोली है ह्यूमन राइट्स कमीशन मणिपुर ने, किसको, वहाँ की सरकार को ही। होता क्या है कि जब आप डिस्टर्ब्ड एरिया किसी भी एरिया को डिक्लेयर कर देते हो ना, तो बोला आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो अफ्स्पा एक्ट का मिसयूज़ करती है। अफ्स्पा एक्ट क्या है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट ऑफ 1958। और जब आर्म्ड फोर्सेस को ज़्यादा एम्पावर कर दिया जाता है तो वो वहाँ पर बिना किसी रोक टोक के डिस्टर्ब्ड एरिया में अपने हिसाब से काम करना शुरू कर देती हैं, ये कह के कि नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है। तो उसके चलते बहुत सारे इनोसेंट निर्दोष लोगों को भी बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में बोला ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमने हमारे स्टेट को क्या कंसिडर कर रखा है, डिस्टर्ब्ड एरिया। बोले इसको करेक्ट करो, ठीक है, जिससे कि आर्म्ड फोर्सेस जो अपनी मनमानी करती हैं उनको रोका जा सके। अब आपके लिए टास्क है, अफ्स्पा एक्ट के बारे में ज़रा डिटेल में पढ़ लो। ये एक्ट जो है ये कौन कौन से स्टेट्स में अप्लाइड है, नॉर्थ ईस्ट में, जम्मू कश्मीर में, इधर कहाँ कहाँ पर अप्लाइड है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ। बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज गुजरात सरकार ने हाई कोर्ट को ये कहा है कि हम इंटरफेथ मैरिजेस को रोकने की बात नहीं कर रहे हैं, पर हम ये चाहते हैं कि ये इंटरफेथ मैरिजेस का यूज करके कहीं फोर्सफुल कन्वर्जन ना करने लग जाए कोई दूसरे रिलीजन के लोग। बेसिकली अभी गुजरात सरकार ने द गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट 2021 पारित किया है, और उसमें सीधा सीधा स्टेटमेंट क्या दिया है वो देखते हैं। ये देखिए, इसमें सेक्शन 3 है, वो ये कह रहा है कि फोर्सिबल कन्वर्जन को रोका जाएगा। कोई भी पर्सन अगर अटेम्प्ट करता है किसी दूसरे को कन्वर्ट करने की, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी बेसिस पे, और उसमें इन्वॉल्वमेंट है कोई लालच का या फोर्स का या किसी फ्रॉडुलेंट मीन्स, मतलब किसी गलत तरीके से आप शादी करके फिर बाद में किसी पर्सन को कन्वर्ट कर रहे हो एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में, बोला ऐसे कन्वर्जन को रोकने के लिए ये हम सेक्शन 3 ऐड कर रहे हैं। तो ऐसे में गुजरात हाई कोर्ट में पिटीशन पहुंची, और वहां पर फिर बात जब सुनी तो बता दिया गया कि इंटरफेथ मैरिजेस को रोकने की हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट का कहना है, ठीक है। इंटरफेथ मैरिजेस को रोकने की हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, पर यहाँ पर
जो फोर्सफुल कन्वर्जन है उसको रोकना है। पर गुजरात हाई कोर्ट में जब ये डिबेट हुआ ना, तो हाई कोर्ट के जजेस ने सीधा ये कह दिया कि आप ये बताओ कि ये जो सेक्शन 3 है फिर इसका मतलब क्या है। आप यहां पर एक चीज और डालते हो कि शादी करके अगर कोई रिलीजन कन्वर्ट कराना चाहे, जैसे यहां पर बोल रहा है एडिंग अ पर्सन टू गेट मैरिड नॉर शैल एनी पर्सन अबेट सच कन्वर्जन। दैट मीन्स कि शादी करके अगर दो इंडिविजुअल अलग अलग रिलीजन के साथ में रह रहे हैं और एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को बोलता है कि यार तू मेरे रिलीजन में आ जा, हमने शादी तो कर ही ली है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आप उसको प्रोहिबिट कर रहे हो, तो क्या वाकई में आप मैरिज को अलाउ कर रहे हो क्या? ये डाउट था और ये डाउट क्लियर एक्सप्लिसिटली दिखाई दे रहा है। तो फिर बाद में वहाँ के एडवोकेट जनरल जो त्रिवेदी जी हैं उनको पूछा कि भाई मैरिज इंटरफेथ की आप बात कर रहे हो, उसके लिए आपका क्या स्टेटमेंट है, क्लियर बोलो। कि बोला हम शादियों को रोकने की बात नहीं कर रहे हैं, बट फोर्सफुल कन्वर्जन करने के लिए हम अगेंस्ट में हैं, ये चीज़ बोली जा रही है। आगे चलते हैं। ये मुद्दा है ना, कभी भी जैसे हम रिलीजियस इश्यूज़ पे कभी लिखें, ठीक है, कि रिलीजन को ले, ये मेंस के अंदर काम आने वाली चीज़ें हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं। देखो, इसके अलावा एक न्यूज़ और थी, ये मैं भूल गया था, वो ये कि रंजीत सिंह के स्टैचू को लाहौर में गिरा दिया गया। अब रंजीत सिंह कौन है आपको पता होगा, मॉडर्न हिस्ट्री आपने डेफिनेटली पढ़ी हो तो, जिसमें सिख अंपायर को स्टैब्लिश करने वाले इंडिविजुअल, ठीक है। तो इनके बारे में पूरी डिटेल अच्छे से पढ़ लेना भाई, क्योंकि इन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि इनका जो स्टैचू था ये देखो इंस्टॉल किया गया था लाहौर में 2019 में, और उसके बाद में 2 या 3 बार इस स्टैचू को गिरा दिया गया है। और गिराने वाला जो ग्रुप है उसका नाम है तहरीक लबाइक पाकिस्तान। तो इस चीज़ को लेकर इंडिया ने पाकिस्तान को बिल्कुल आड़े हाथ लेने से बिल्कुल पीछे नहीं हटा और कह दिया कि ये देखो कि माइनॉरिटीज़ का कैसे ट्रीटमेंट कर रहा है। बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंस राइज हो रही है पाकिस्तान में, क्योंकि सिख कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी के लीडर थे ये, ठीक है। सिखिज़म को एक सिख अंपायर को स्टैब्लिश इन्होंने ही किया था, ठीक है। शुक्र चकिया क्लेन से जो बिलोंग करते थे, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। शुक्र चकिया, ठीक है। आगे चलते हैं। बात वही कंटिन्यू है तालिबान वाली, बस उसी में एक चीज़ हो रहा है रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि चाइना ने यूएसए से कहा है कि आप उइगुर ग्रुप्स को बैन कर दो, क्योंकि अगर उइगुर ग्रुप्स का कोलिशन तालिबान से हो जाएगा तो बोला अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अब देखो बात ऐसी है कि यूएसए तो वहाँ से भाग गया, ठीक है। चाइना है वो इस चीज़ को लेकर के कंसर्न है कि कहीं पर उइगुर और तालिबान दोनों बैठ कर के चाइना की डोमेस्टिक जो पीस है उसको कहीं ना कहीं ख़राब ना कर दे। तो ऐसे में अभी यूएसए के फॉरेन मिनिस्टर और जो मेन तो स्टेट सेक्रेटरी हैं एंटनी ब्लिंकन, और दूसरी तरफ चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी, इनके बीच में बातचीत हुई। और बातचीत में मुद्दा क्या था, बोला सिंजियांग प्रोविंस में जो उइगुर्स हैं उनमें जो मिलिटेंट ग्रुप है जो कि सेपरेट निकलना चाह रहे हैं, और चाइना के अंदर उस चीज़ को लेकर के बड़ी इंस्टेबिलिटी भी रहती है, और इस चीज़ को हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। तो इन उइगुर्स का एक ग्रुप है जिसका नाम है द ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, ठीक है, ETIM। तो बोला उसका कॉपरेशन अगर तालिबान से हो जाता है तो बोला अफगानिस्तान में शांति स्थापित नहीं हो पाएगी। ये चीज़ बोली जा रही है किसके द्वारा, चाइना। बाकी डर तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि उइगुर्स को लेकर के कितनी चिंता में है चाइना, कितना ज़्यादा हाईलाइटेड है। क्योंकि एक बार हम आगे मैप देखेंगे, देखना एक्सप्लेन पेज पे, थोड़ी सी बॉर्डर शेयर होती है अफगानिस्तान की चाइना से, पर वो थोड़ी सी बॉर्डर में भी मेनली वो सिंजियान प्रोविंस का एरिया है, इसलिए ज़्यादा चिंता की बात है। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर मेन बन सकता है कि ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट ETIM रिसेंटली न्यूज़ में था, ये मिलिटेंट ग्रुप कौन से कंट्री से एसोसिएटेड है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, इसलिए रिवीजन बोला मैंने, है ना। आगे चलते हैं। तालिबान वाला मुद्दा ही कंटिन्यू है। एंथम टू यूनाइट फॉल्स साइलेंट। अफगानिस्तान का जो नेशनल एंथम, वैसे तो एंथम आपको पता ही है, एक कंट्री की डिग्निटी को शो करने वाला होता है, एक म्यूजिक होता है जिसमें एक कंट्री के लोग अपने लिए बहुत अच्छा फील करते हैं। जैसे हम जन गण मन हमारे लिए जब सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो हर एक देश के लिए अपना अपना एंथम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो शुरुआत होती है नेशनल एंथम की जर्नी की 1926 में, जब अमीनुल्लाह खान वो आमिर हुआ करता था, और वो आमिर जो है 7 साल तक जब कंटिन्यू आमिर बना रहता है तो पहला किंग बन जाता है। और उस टाइम पर पहली बार इंस्ट्रूमेंटल सिस्टम के बेसिस पे फर्स्ट नेशनल एंथम ऑफ अफगानिस्तान उसको अडॉप्ट किया। पिछले 95 ईयर्स की अगर पूरी हिस्ट्री की बात की जाए ना, तो उसमें अफगानिस्तान में 5 साल ऐसे बीते हैं जिनके अंदर कोई नेशनल एंथम नहीं था। और वो कौन सा टाइम था, तालिबान का पहला रूल 1996 में जब तालिबान आया था, और 2001 तक जब तक तालिबान रहा। क्योंकि तालिबान जो है ना
वो टिपिकल इस्लामिज्म को अप्लाई करता है, जहाँ पर म्यूज़िक को बैन करना है, ठीक है। और वही चीज़ इन्होंने की। तो वहाँ पर अफ़गानिस्तान का एक जो मेन था ना, आप कह सकते हो नेशनल एंथम, वो था कालाए इस्लाम कालाए आशिया, दैट मीन्स फोर्ट्रेस ऑफ इस्लाम हार्ट ऑफ एशिया, तो कल्ब है एशिया, ठीक है। तो बोले कि इसको बिल्कुल बैन कर दिया। 1919 से लेकर 1992 तक जो कंटिन्यू रहा वो अचानक से रुका, और फिर बाद में 9/11 स्ट्राइक होने के बाद में फिर से रीइंट्रोड्यूस होता है एंथम। अब देखो, नेशनल एंथम से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं। एक तो यहाँ पर आप देखो, ये गौतम बुद्धा का स्टैचू, ये एक तरीके से 3D में बनाया हुआ है, ठीक है। एक प्रोजेक्शन है, ये कंप्यूटर से बनाया हुआ सिस्टम है। बोले वहाँ पर बामियान करके सेंट्रल अफगानिस्तान में एक एरिया है, वहाँ पर गौतम बुद्ध का एक स्टैचू था, जिसको तालिबान रूल के टाइम पे 2001 में तोड़ दिया गया था। एक तो ये चीज़ बामियान, ठीक है। दूसरा, अफगानिस्तान में कौन कौन से एथनिक ग्रुप रहते हैं उनके बारे में आप एक बार ये मैप देखोगे। उसके पहले हम देखते हैं कौन कौन से कंट्रीज़ के साथ में अफगानिस्तान की बॉर्डर शेयर होती है। सबसे पहले आप इंडिया की बात कर लो, ये गिलगिट बाल्टिस्तान जो कि अब पाकिस्तान के अंडर में है, उसके साथ में हमारी बॉर्डर शेयर होती है अफगानिस्तान से, ठीक है। चाइना की भी ये बॉर्डर यहाँ देखो, यही ये शिनजियान प्रोविंस ही है, यहीं पर उइगुर मुस्लिम्स है, इसलिए चिंता में है। फिर तजिकिस्तान है, फिर उज्बेकिस्तान है, फिर तुर्कमेनिस्तान है, और फिर ये ईरान आ जाता है, फिर इधर पाकिस्तान आ जाता है। अब इसमें जो भी, अब यहाँ पर कौन कौन सी कम्युनिटीज़ हैं, एक तो यहाँ पर ये देख सकते हो हल्का सा येलोइश, ठीक है, इस कलर में पश्तून मतलब पठान यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा आप ये ग्रीन वाले तजिक, हज़ारा कम्युनिटी, ठीक है, उज़्बेक देख सकते हो डार्क येलो में। ऐसे ही आइमेक हो गए, पामीरी, किर्गिज़, तुर्कमेन, ऐसे ही नुरिस्तानी, बलूच या मिक्स्ड जो दूसरे हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसमें हिंदू, सिख्स और ये लोग भी आ जाते हैं। तो ये मेन कम्युनिटीज़ हैं। और ये जो एंथम था ना, ये एंथम बिल्कुल ही इंटीग्रेट करने वाला था। यहाँ पर 14 जो डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप थे उनको सबको इंटीग्रेट करते हुए ये एंथम बनाया हुआ था, जो ये मेन हमने अभी देखे। और मेन सिटीज़ हैं वो भी आप नज़र एक बार डाल सकते हो, जलालाबाद हो गया, बामियान हो गया, मज़ार शरीफ, मयामाना, हेरात, फरा, इसी तरीके से कंधार, काबुल, इनको भी आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो आती है एंथम और कॉन्स्टिट्यूशन। ये दो चीज़ों की बात करें तो साथ में लेकर के आने के लिए इन सारे ट्राइब्स को, 14 एथनिक ग्रुप हैं उनको साथ में लाने के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 4 ऑफ अफगानिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें इन सारी 14 कम्युनिटीज़ का नाम दिया हुआ है। आर्टिकल 20 में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर थी, नेशनल एंथम जो पश्तो हैं उनके लिए मेन है। देखो, गॉड इज़ ग्रेट ऐसे करके मेन वर्डिंग हुआ करती थी। फिर इसमें जो डोमिनेट करने वाली जो मेन ट्राइब्स हैं उनमें पश्तून्स हैं, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन को ऑक्यूपाई करती है, 40-42%। जो मेन लीडर्स हुए हैं ना वो सारे पश्तून्स ही हैं, चाहे तालिबान का मेन लीडर हो, ठीक है, वो, या अशरफ गनी हो, चाहे हामिद करजई हो, ये सारे के सारे पश्तून ही हैं। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट वो है तजिक्स हैं, वो तजिकिस्तान के नेबरहुड वाले एरिया के अंदर लोकेटेड है। उनका भी 27% तक पॉपुलेशन में कॉम्पोजिशन उनका आता है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो नेक्स्ट ये चीज़ें वो क्या हो, उनकी माइन्यूट चीज़ें दी हुई है। बुद्धा ग्राउंड, वहाँ पर आप देखो हज़ारा कम्युनिटी मेनली। अब हज़ारा कम्युनिटी का डोमिनेंस कहाँ कहाँ पर है, वहाँ पर चले तो आपको समझ में आएगा। हज़ारा कम्युनिटी, और ये ब्लू वाला, और यहीं पर बामियान है, और यहीं पर बुद्धा का स्टैचू 2001 में तालिबान ने तोड़ गिराया था, ठीक है, वही चीज़ है। इसके अलावा ये हज़ारा कम्युनिटी का जो लिंक है वो टर्किश और मंगोल ओरिजिन माना जाता है, मंगोलिया और टर्की वाला, ठीक है। फिर आप देख सकते हो जैसे ही यूएसए, सोवियत यूनियन का विड्रॉवल हुआ था 1989 में, तो हज़ारा ग्रुप री इमर्ज होकर के आया था, फिर अपनी पकड़ बनाई थी वहाँ पर। तो ये वहाँ की एकदम डोमेस्टिक चीज़ें बताई हुई है इस पूरे आर्टिकल में। फिर रूमी एयरपोर्ट की बात करें, ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो हैरतान, इस वाले रीजन में उज्बेकिस्तान वाला जो कनेक्शन है, वहाँ पर उज्बेक ट्रूप्स रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो यही चीज़ें बताई जा रही है बार बार। माइनॉरिटीज़ के क्वेश्चन की बात करें तो वहाँ पर ही माइनॉरिटीज़ में ये तालिबान के अंदर तो है ही, इसके ये पश्तून 14 एथनिक ग्रुप तो हैं ही, इनके अलावा यहाँ पर और भी छोटे ग्रुप हैं, जैसे आइमक, तुर्कमेन, बलूच, पसाई, अरब, नुरिस्तानी, बरुई, पामीरी, गुज्जर, हिंदूज, सिख्स, ये भी हैं। तो अब इनकी सिक्योरिटी इंश्योर करना एक चैलेंज हो रहा है। तालिबान वही चीज़ है, एकदम रेडिकल इस्लामिज़म को अप्लाई करने की बात करेगा, एक एक्सट्रीमिज़म को अप्लाई करने की बात करेगा। तो ये चीज़ें बताई हुई, ज़्यादा कुछ इतना है नहीं, एक बार आप खुद से नज़र डालोगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। सुबह न्यूज़पेपर में शेयर करूंगा ही। अगला आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट है द ऑयल बाउंड यूपीए लॉन्च्ड
वाई, हाउ मच एंड व्हाट एनडीए आर्ग्यूज। सबसे पहली चीज तो क्या है कि देखो ऑयल जो है, जैसे हम पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें या एविएशन फ्यूल की बात करें, ठीक है, ये तीनों चीजें हम कहाँ पर डिपेंडेंट हैं, हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है उसका 85% तो हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो मुद्दा ये है कि 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तो इन्होंने आते ही सबसे पहला कदम उठाया था कि पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल तीनों को डीरेगुलेट करना। डीरेगुलेट का मतलब कि सरकार का अब कोई लेन देन नहीं है, अब जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस होगी क्रूड ऑयल की, उसके हिसाब से डीजल और पेट्रोल और एविएशन फ्यूल की प्राइसेस वेरी करेंगी, ठीक है। तो होता क्या था 2014 से पहले, यूपीए गवर्नमेंट थी। अब यूपीए गवर्नमेंट ने उस टाइम पे जितने भी डीजल पेट्रोल की प्राइसेस थी उनको रेगुलेट करने की एक पकड़ बना रखी थी, ठीक है। खुद से वो प्राइस फिक्स किया करती थी और उन प्राइसेस के बेसिस पे ही जो भी पेट्रोलियम इंडस्ट्री में काम करने वाली जो भी सेगमेंट है, जैसे इंडियन ऑयल हो गया, एचपीसीएल हो गया, उनको फिर वो प्राइस को फॉलो करना होता था। तो उस टाइम पर सब्सिडाइज्ड फ्यूल प्राइसेस रखी जाती थी, मतलब ज़्यादा प्राइस ना हो। अब इसमें क्या हो गया कि जब भी क्रूड ऑयल महंगा हो गया, मतलब $100 पर बैरल के हिसाब से जब चल रहा था क्रूड ऑयल का मार्केट में प्राइस, बोलो उस टाइम पर भी सब्सिडाइज रेट के ऊपर ये फ्यूल था वो बिक रहा था मार्केट में। इसके चलते क्या हो गया कि जो स्टेट फ्यूल रिटेलर्स हैं, मतलब ये जो एचपीसीएल, इंडियन ऑयल और ये है ना, ये घाटे में चले गए और नुकसान हो गया इनको लगभग 1.34 लाख करोड़ का। और इसको फिर फुलफिल किया गया किसके द्वारा कि यूपीए गवर्नमेंट ने ऑयल बॉन्ड्स इशू किए। बॉन्ड इशू आपको पता है, ये बॉन्ड क्या होता है, एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, उधार लेने का इंस्ट्रूमेंट है, और 1.34 लाख करोड़ रुपए मार्केट से उठाती है यूपीए गवर्नमेंट, और वो डेट इंस्ट्रूमेंट जो थे मार्केट में दे दिए, और उसके बेसिस पे फिर वो पैसा जो आया उनके पास में, सरकार के पास में, वो फिर स्टेट फ्यूल रिटेलर्स को दे दिया। तो ऐसे में क्या हो गया कि लगभग 1.34 लाख करोड़ रुपए मार्केट से उधार किए यूपीए गवर्नमेंट ने। अब उसका बोला ब्याज देने में हम पागल हो रहे हैं, ये बात बोली जा रही है एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा। निर्मला सीतारमन जी की स्टेटमेंट है कि बोला ब्याज देना पड़ रहा है 9,000 करोड़ रुपए एनुअली, और अब तक 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ब्याज तो हम दे चुके हैं, और प्रिंसिपल अभी चुकाना बहुत बड़ा बाकी है, ठीक है। वैसे ये जो ऑयल बॉन्ड है, इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट को कोई केवल यूपीए ने यूज नहीं किया है, इधर एनडीए भी यूज कर चुकी है। कब? जब आपको पता है कि 3.1 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल इन्फ्यूजन किया गया, किसमें? जो स्टेट ऑन्ड बैंक्स हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनको फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो ये बॉन्ड जो रिलीज किए एनडीए गवर्नमेंट ने, वो 2028-2035 के बीच में मैच्योर हो जाएंगे। मतलब लोगों ने जिन्होंने बॉन्ड लेकर के पैसा दिया है सरकार को, वो बॉन्ड रिटर्न करेंगे सरकार को। कब? 2028 से 2035 के बीच में। तो तब सरकार को पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट है ना, इसका तो यूज किया जा रहा है बैक टू बैक सरकारों के लिए द्वारा। तो ऐसे में ऑयल बॉन्ड का तो यूज किया किसने? यूपीए ने। और यहां पर बैंकों को रिकैपिटलाइज करने के लिए बॉन्ड्स का यूज किया किसने? एनडीए गवर्नमेंट ने। खैर, हमारा जो मेन पॉइंट है वो है ऑयल बॉन्ड्स को लेकर के। तो ये मुद्दा यहां तक समझ में आ गया। तो 9,000 करोड़ रुपए बोला हम इंटरेस्ट दे चुके हैं एनुअली, और 1 लाख करोड़ रुपए तक का अमाउंट अभी तक भी प्रिंसिपल बाकी है, ठीक है। ऑयल प्राइस रेगुलेशन की अगर बात करें तो इसको देखो, डीरेगुलेट करने की शुरुआत हो जाती है जब 2002 में एविएशन टरबाइन फ्यूल होता है ना, जो एयरक्राफ्ट में जो फ्यूल यूज होता है, उसको डीरेगुलेट करना शुरू किया सबसे पहले। उसके बाद में धीरे धीरे आगे जैसे जैसे बढ़ते गए, वैसे वैसे पेट्रोल और डीजल को भी डीरेगुलेट किया। पेट्रोल को 2010 में और डीजल को 2014 में। ऐसे करके अब क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो भी प्राइस चल रही है क्रूड ऑयल की, उसके हिसाब से डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस फिक्स होती हैं। और प्राइस फिक्स कौन करता है? ये जो रिटेलर है ना, इंडियन ऑयल, एचपीसीएल, वो ये देखते हैं कि उनकी कॉस्टिंग में कहां पर उनको ज्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है, उस बर्डन को एडजस्ट करके और फिर बाद में प्राइस फिक्स करते हैं। तो ओवरऑल यहां पर एक चीज समझ में आनी चाहिए आपको, वो ये कि गवर्नमेंट ने अपना पल्ला झाड़ लिया और खुद अब अनबर्डनड हो गई कि अब हमें कंज्यूमर के बारे में नहीं सोचना, सब्सिडाइज प्राइस के ऊपर कोई हमें नहीं देना, क्योंकि अल्टीमेटली फिर नुकसान में अगर ये जो ऑयल रिटेलर्स जाते हैं तो कंपनसेट करना पड़ता है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट फिर अपने पॉकेट से पैसा निकाले तो उससे तो गवर्नमेंट तो फ्री हो ही गई ना। तो ये चीज यहां पर आपको समझनी थी मेन, ठीक है। तो सरकार हो गई यहां पे फ्री, और बर्डन चला गया किसके ऊपर? कंज्यूमर के ऊपर, ठीक है। और एचपीसीआईएल या फिर बीपीसीएल या फिर इंडियन ऑयल, ये क्या नुकसान चाहेंगी अपना? कोई नहीं चाहता, ये भी फायदे की तरफ ही जाना चाहती है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने अपना टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज कर दिया। अब जो प्राइस ऑलरेडी मान लो 75 रुपए लीटर के हिसाब से पेट्रोल पहले बिक रहा था कोई जमाने में, ठीक है। अब तो 108 रुपए लीटर तो राजस्थान में, और दिल्ली में यहाँ पे देखो 101 रुपए या समथिंग ऐसे लीटर पे चल रहा है अभी भाव, ठीक है।
तो ये चीजें क्या शो करती हैं कि जब क्रूड ऑयल की प्राइस राइज हुई इंटरनेशनल मार्केट में, तब तो प्राइस राइज कर दी कंज्यूमर्स के लिए। अब क्रूड ऑयल की प्राइस राइज की बजाय डाउन गई तो भी प्राइस कंटिन्यू बनी रही, और सरकार ने यह कह दिया कि हम ये फॉसिल फ्यूल पे बेस्ड जो एनर्जी डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करना चाहते हैं, और टैक्सेस दूसरे और लगा दिए, कोई सेस लगा दिया, कोई टैक्स लगा दिया। तो ऐसे में क्या हो गया, गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू ना वो राइज हो गया। अब यहां पर आप फिगर देखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में 2016-17 में 2,73,225 करोड़ रुपए आते थे टैक्स, ये जो टैक्स और ड्यूटी लगाते थे ऑयल या पेट्रोलियम के ऊपर, वो बढ़कर के अब कितना आ रहा है 2020-21 में 4,18,637 करोड़, कितना फिगर बढ़ गया। दूसरी तरफ स्टेट्स का जो शेयर है वो आप देख सकते हो कि यहां पर राइज हुआ था 2019-20 में हाईएस्ट 2,20,000 तक, जो कि रिड्यूस होकर के 2,17,000, पर 2016-17 के कंपैरिजन में देखोगे ना तो स्टेट्स के शेयर भी राइज हुए हैं। तो ओवरऑल बात क्या आ गई, कंज्यूमर के पॉकेट पे लोड, यही चीज मेन बताई जा रही है। अभी पेट्रोल की प्राइस पे या डीजल की प्राइस में आप निकाल के देखोगे ना कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना शेयर बनता है, तो आप यहां पर देखो कि रिटेल प्राइस पर जो पेट्रोल बिकता है उसमें 55.4% तो टैक्स लगता है, और डीजल में टैक्स लगता है, और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा कितना है 32.3%, और बचा हुआ किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का। तो इतना तो मतलब आप देखो कि 10 रुपए का अगर पेट्रोल अगर बनता है तो 20 रुपए में मार्केट में बिकता है, क्योंकि 10 रुपए का टैक्स गवर्नमेंट ने लगा दिया, और उसके शेयर किस किस में बटेंगे, स्टेट और सेंटर के बीच में। तो ये मुद्दा है सारा का सारा, ठीक है। और अभी तक बोले 17 ये जो ऑयल, और हम अब टैक्सेस को रिड्यूस क्यों नहीं करेंगे, निर्मला सीतारमन जी से जब पूछा गया तो बोले कि हम ऑलरेडी ऑयल बॉन्ड्स का जो ब्याज है वो भुगत रहे हैं, और उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। अब देखो ऑयल बॉन्ड क्यों रिलीज किए गए थे, इसके पीछे बॉन्ड रिलीज क्यों करती है गवर्नमेंट, उसके पीछे होती है फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना। क्योंकि एक तो सरकार क्या है कि घाटे को दिखाए अपने पूरे बजट में, तो उसकी वजह से इमेज डाउन होती है, इन्वेस्टमेंट नहीं आता। और दूसरी तरफ सरकार ने क्या कर दिया कि हम गारंटी देते हैं, हम बॉन्ड रिलीज कर रहे हैं, आप पैसा इन्वेस्ट करो, तो पब्लिक क्या, गवर्नमेंट में देखो कॉन्फिडेंस सबको है, तो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स परचेज करती है और फिर गवर्नमेंट को पैसा दे देती है। तो सरकार को फिर वो बॉन्ड से उठाया हुआ पैसा है ना अपने बजट में दिखाने की टेंशन नहीं रहती, तो इसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट को उन्होंने कंट्रोल करने का एक बहाना निकाल लिया, और बॉन्ड्स का इसीलिए यूज किया जाता है। दूसरा, जो ब्याज पे करना होता है, तो एक तो आप देखो कि 1.3 लाख करोड़ रुपए आप डेफिसिट में दिखाओ, एक केवल आप 9,000 करोड़ रुपए डेफिसिट में दिखाओ, तो दोनों में से आपको फायदे वाला कौन सा दिखेगा, 9,000 करोड़ रुपए वाला। इसलिए ये बॉन्ड रिलीज कर देते हैं मार्केट में, ठीक है। गवर्नमेंट फिर पैसा उठाती है और फिर दे देती है किसको, ये जो रिटेलर्स हैं, और यही चीज की जाती है बार बार बॉन्ड्स में। इसी चीज को आगे कंटिन्यू करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को क्राइसिस से बचाने के लिए अभी 3.1 लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड रिलीज किए गए हैं पिछले 2-3 सालों के अंदर, ठीक है। और उसमें आप देखो रिकैपिटलाइज किया गया अलग अलग बैंकों को, जिसमें एग्जिम बैंक को दिया है 5,050 करोड़, आईडीबीआई को, आईआईएफएस, एफसीएल, इन बैंकों को भी लगातार सपोर्ट दिया जा रहा है, जिससे कि क्या हो, ये बैंक्स क्राइसिस में नहीं आए, क्योंकि बैंकों के पास में कैपिटल की शॉर्टेज आ गई थी। तो रिकैपिटलाइजेशन के लिए बॉन्ड रिलीज किए गए थे, और इसमें मेन मुद्दा क्या होता है कि मार्केट से पैसा उठाओ, उस पैसे से फिर बाद में अपने घाटे को कॉम्पनसेट करो, और फिर उसके बाद में पैसा कमाओ, रिटर्न करो मार्केट को। ये प्रोसेस चलता है बॉन्ड मार्केट में, ठीक है। आगे चलता है, नेक्स्ट है इकोनॉमी पेज से फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स अभी लॉन्च किया है आरबीआई ने पहली बार, और इसमें ये बोला गया है, एक सेकेंड, तो ये इंडेक्स जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, ये आरबीआई ने स्टार्ट किया है, और ये बोला है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हम लगभग 53.9% तक तो अचीव कर चुके हैं। अभी भी इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में जो मेजर पार्ट है वो अभी भी 46% से 46.1% के लगभग अभी भी फाइनेंशियल इंक्लूजन में नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे कि फर्स्ट कंपोजिट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स ये ट्यूसडे को आरबीआई ने पहली बार शुरू किया है, ये ध्यान रखोगे। इसमें क्या देखा जाता है कि इंडिया की कितनी पॉपुलेशन फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से कनेक्टेड है, जैसे कि लोन लेना हो तो किसी ब्याज देने वाले या मनी लेंडर के पास जाकर के नहीं लेना पड़े, फॉर्मल सिस्टम से ब्याज ले सके, इंश्योरेंस से कितना कनेक्शन है, बैंक अकाउंट कितने लोगों का है, ये सारी चीज़ें। तो बोला हम 50%, हाफ मार्क को तो कवर कर चुके हैं, 53.9%, ठीक है, जो कि कितना हुआ करता था मार्च 2017 में 43.4%, तो उससे तो राइज हुआ है। दूसरा,
आरबीआई ने ये जो इंडेक्स रिलीज किया है ना, इसमें रैंकिंग दी है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए 0 से 10 के बीच में स्कोर। 0 का मतलब अगर कहीं पे है, किसी को दिया है, तो इसका मतलब हो गया कंप्लीट फाइनेंशियल एक्सक्लूजन, कि वहां पर कोई फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है। और 100 अगर दे दिया तो इसका मतलब हो गया फाइनेंशियल इंक्लूजन 100% अचीव हो गया है। इसमें देखो आप, फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो कॉन्सेप्ट है ये इंडेक्स का, ये कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स है। इसमें देखा जाएगा बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पोस्टल या फिर जो पेंशन सेक्टर है, इनमें साथ साथ में अलग अलग सेक्टर जो कनेक्टेड है, इनमें लोगों का कितना इन्वॉल्वमेंट है। इसमें देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में 3 ब्रॉड पैरामीटर से लिख लो आप। एक्सेस, इसको 35% वेटेज मिला है, यूसेज 45% वेटेज मिला है, और क्वालिटी को 20% वेटेज मिला है। इसके हिसाब से स्कोर दिया जाएगा। तो 3 पैरामीटर, और ये 3 पैरामीटर 97 इंडिकेटर्स पे बेस्ड है। इंडिकेटर्स जैसे एक्सेस, अवेलेबिलिटी, यूसेज, सर्विस, क्वालिटी ऑफ सर्विस, इन सारी चीजों को मिला करके तो 97 इंडिकेटर्स। उन 97 इंडिकेटर्स को आपने कितने पैरामीटर्स में डिवाइड कर दिया? 3 ब्रॉड पैरामीटर्स में। उनका वेटेज हम देख चुके हैं। ठीक है, इसमें कोई बेस ईयर फिक्स नहीं किया है कि हाँ पीछे आपने कौन सा साल देखा उससे आज आप कंपेयर करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। फाइनेंशियल इंक्लूजन देखना बहुत जरूरी है। और इसमें आप देखो फाइनेंशियल लिटरेसी, आप कितना नॉलेज रखते हो फाइनेंस को मैनेज करने से संबंधित। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, साथ में इनइक्वालिटीज को कितना खत्म करने में सक्सेसफुल रहा है, और साथ में डेफिशिएंसीज कितनी खत्म हुई है कि किसी एक सेक्शन को तो लोन आसानी से मिल रहा है और दूसरे सेक्शन को लोन मिल ही नहीं रहा है। तो ऐसे में फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में 53.9% तक इंडिकेट किया गया है कि इतना अचीवमेंट हो चुका है फाइनेंशियल इंक्लूजन। अभी भी हमारे 46.1% फाइनेंशियल इंक्लूजन बाकी है। इसके लिए हमें और काम करने की जरूरत है। देखो, प्रधानमंत्री जनधन योजना जब शुरू की गई थी ना, तब यही था टारगेट, फाइनेंशियल इंक्लूजन को पेमेंट इंक्रीज करना। जो भी सोसाइटी के अंदर अनबैंक्ड मतलब सोसाइटी का वो हिस्सा जो बैंकों से संबंध नहीं रखता, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, उनको इंक्लूड करना। डिजिटल पेमेंट रेवोल्यूशन, जैसे यूपीआई, फोन पे यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंप्रूव करने के लिए। तो आज आप देख सकते हो कि लगभग जनधन स्कीम के तहत 41.4 करोड़ अकाउंट खोले जा चुके हैं, जिसमें 1.3 लाख करोड़ रुपए तक डिपॉजिट हो चुके हैं। ठीक है, जो कि अपने आप में अच्छी चीज है। देखो, कुछ चैलेंजेस रहते हैं, ठीक है, उन चैलेंजेस को टैकल करना बड़ा जरूरी है। और 2 चैलेंज जो है ना, एक तो एक्सेस का और एक यूसेस का, बोले इन 2 को तो अचीव करने में हम सक्सेसफुल रह पाए हैं, क्योंकि दोनों चीजें हैं वो डिपेंड करती है डिमांड और सप्लाई के ऊपर। और तीसरा सेगमेंट है क्वालिटी, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, वो क्वालिटी सर्विसेज हैं, अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अकाउंट खुलवा दिए तो लोगों को एक्सेसिबिलिटी मिल गई कि बैंकों से वो अब लेन देन कर सकते हैं। साथ में बहुत ज़्यादा सप्लाई हमने इंश्योर की सर्विसेज की, तो इससे क्या हो गया? एक्सेसिबिलिटी के बाद में यूसेज की, आज फोन पे, पेटीएम या नेट बैंकिंग ये आप यूज़ कर रहे हो। बस एक क्वालिटी वाला फैक्टर है, उसको और इंप्रूव करना है, जो कि तीसरा पैरामीटर था। यहाँ पे हमने देखा था ना अभी 3 पैरामीटर्स। ठीक है, उन 3 पैरामीटर्स में यहाँ गया ऊपर। 1 सेकेंड, दिस वन इज हियर। ओके, आगे चलते हैं। आगे देखो, यही है छोटी सी एक न्यूज़ कि RODTEP स्कीम, ये क्या है ये हम जानेंगे, जिसमें लगभग 12,454 करोड़ रुपए जो है वो अभी दिए जाएंगे उन सभी एक्सपोर्टर्स को जिनके ऊपर टैक्सेस लगाए हैं। बेसिकली मुद्दा क्या है? सबसे पहले तो हम इसकी फुल फॉर्म देख लो आप। RODTEP, दैट मीन्स रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि कोई भी प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट करते हो आउट ऑफ इंडिया, ठीक है, लगभग 8,555 प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज किया गया है स्कीम में। तो उन प्रोडक्ट पे जो भी टैक्स लगाया गया, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया या स्टेट गवर्नमेंट ने लगाया या लोकल लेवल पे लग गया, तो उन टैक्सेस के चलते क्या हो जाता है? वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते होते बहुत महंगा हो जाता है। अब महंगे प्रोडक्ट हो गए तो आप विदेशों में भी महंगा ही बेचोगे, तो क्या इंडिया के प्रोडक्ट की डिमांड रहेगी मार्केट में विदेशों में? क्योंकि प्रोडक्ट तो पहले ही महंगे हो गए। तो इस चीज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है कि अगर इंडिया के प्रोडक्ट महंगे हो गए तो फिर खरीदेगा कौन? तो ऐसे में ये स्कीम जो है, इसका नाम क्या हो गया? रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। कि जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं जिनके ऊपर टैक्सेस सेंट्रल, स्टेट या लोकल लेवल पे लगा दिए, तो उन टैक्सेस को रिडीम करना, जो भी टैक्स पेयर है, एक्सपोर्टर है, उसको रीपे करना कि भाई आप ये पैसा वापस लो, आपने जो टैक्स दिया है वो। इससे क्या हो जाएगा? उनके प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे और फिर वो मार्केट में इजीली वर्ल्ड सप्लाई चेन में
कंपैटिबल हो पाएंगे या compete कर पाएंगे। तो बेसिकली ये जो स्कीम है ना RODTEP, ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि WTO का जो नॉर्म्स है उनके साथ में कंप्लायंट है। क्योंकि WTO का नॉर्म क्या कहता है कि अगर कोई एक्सपोर्टर टैक्स पे करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस टैक्स को भी आप एक्सपोर्ट करो। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई प्रोडक्ट है ए, उस पर टैक्स लगाया गया और उस टैक्स को पे कौन कर रहा है? एक्सपोर्टर। अब ए के एक्सपोर्ट करने में एक्सपोर्टर को टैक्स देना पड़ा तो ए महंगा हुआ कि नहीं? और महंगी चीजों को फिर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो ये WTO का नाम यही तो कह रहा है कि एक्सपोर्टर ने जो टैक्स दिया उसी टैक्स को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। टैक्स को एक्सपोर्ट मत करो, आप प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करो। ठीक है। पहले एक स्कीम चल रही थी जिसका नाम है MEIS। यहां पर मैं बताता हूं आपको, देखिए MEIS जिसकी फुल फॉर्म है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ऑफ फॉर इंडिया स्कीम। इसमें क्या था कि जो प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं, उनको एक्सपोर्ट करने को प्रमोट करने के लिए स्कीम चालू की गई थी। बोला इससे भी बेहतर स्कीम है ये और बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगी, ये चीज बताई गई है। ठीक है। बाकी इसके अलावा और अगर देखें तो एक छोटी सी न्यूज नीचे थी जिसमें RBI अगर कोई भी बैंक को इंस्पेक्ट करने के लिए जाता है तो इंस्पेक्शन से संबंधित डिटेल को रिलीज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने RBI को डायरेक्ट किया था कि आप ये इंस्पेक्शन वाली डिटेल्स है ना पब्लिक इंटरेस्ट में आप पब्लिक कर दो। पर बैंक क्या है, इस चीज को लेकर के कंसर्न है। मान लो कोई XYZ बैंक है जिसका इंस्पेक्शन RBI ने किया और RBI ने कुछ कमेंट किए अपनी रिपोर्ट में, इंस्पेक्शन के बाद में रिपोर्ट जो बनाई उसमें कि इस बैंक में ये गलत एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं, बहुत गलत है, इनको इंप्रूव करो आप। तो वो डिटेल अगर पब्लिक डोमेन में आ गई तो XYZ बैंक की तो रेपुटेशन डाउन होगी कि नहीं? बस इसलिए ये बात आ गई कि RBI जो है उसको रोके नहीं। RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत वो जो इन्वेस्टिगेशन की हुई या इंस्पेक्शन की रिपोर्ट है उसको रिलीज ना करे, बैंक ये करें। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने RBI को ये कहा था कि आप रिलीज करो, तो RBI ने इंस्पेक्शन रिपोर्ट को पब्लिक करना शुरू कर दिया। पर बैंक जो है इस चीज को लेकर के बड़ी चिंता में है कि आप हमारी रेपुटेशन डाउन करते हो। हाँ, हमारी गलती है तो हमें करेक्ट करने के लिए बोलो, हम करेक्ट करेंगे। ओके, तो ये था डिस्कशन में पूरा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो बहुत लेंथी था। थैंक यू।